जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए न्यू मॉडल सेट नंबर 4 लेकर आए हैं। 1 से लेकर 3 तक नहीं देखा होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि कलहर ने राजतरंगिणी की रचना डैश की थी, किस ईस्वी में की थी, जल्दी से बताइए। यहाँ पर एक नया प्रश्न का सही आंसर क्या है। कलहर के द्वारा जो राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया था, ये रचना कब की गई थी। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 12वीं शताब्दी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है कि अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है। गीता में, मनुस्मृति में, ऋग्वेद में, सामवेद में। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। अवतारवाद का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, गीता बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है आपके सामने कि पूरा पाषाणी के युग की सुंदर गुफा पेंटिंग कहाँ मिलती है। अंतरजीरा खेरा में, भीमबेटका में, महिस्थल में और बारूदी में। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, भीमबेटका बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भीमबेटका कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। चारवां प्रश्न कि किस से पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेती के साक्ष्य मिले हैं। धौलावीरा से, कालीबंगा से, लोथल से, रंगपुर से। बताइए यहाँ पर चारवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेती के साक्ष्य मिले हैं। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कालीबंगा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। कालीबंगा वर्तमान में ये किस राज्य में है, तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट यहाँ पर पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस शहर को 2024 ओलंपिक खेलों का मेज़बान घोषित किया है। पेरिस को, लंदन को, कुआलालंपुर को और जोहान्सबर्ग को। बताइए यहाँ पर पांचवा प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पेरिस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर छठवां प्रश्न है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। जैसे बताइए यहाँ पर छठवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, दोनों हैं जो कि कर्म तथा पुनर्जन्म सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सातवां प्रश्न है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे। कनिष्क के, हर्ष के, अशोक के, मिनार्डर के। बताइए यहाँ पर सातवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे। जैसे बताइए यहाँ पर सातवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, कनिष्क बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। आठवां प्रश्न है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। बताइए यहाँ पर उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। बताइए यहाँ पर आठवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी, तो उपज का छठा भाग था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर नौवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था। बताइए यहाँ पर नौवां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक संगम युग में बंदरगाह नहीं था। नौवां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, अलंगुलम, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 10वां प्रश्न है कि 12 हमासा की रचना किसने की। अमीर खुसरो ने, इसामी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, रश खान ने। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 12 हमासा की रचना किसने की। 10वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 11वां प्रश्न है कि नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालानुक्रम कौन सा है। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका क्रम होगा सबसे पहले गुरु नानक, उसके बाद तुलसीदास, फिर तुकाराम और रामदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है।
बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्रशासित प्रदेश कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, दिल्ली बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से कमेंट कीजिए कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्रशासित राज्य कौन सा है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट की थी। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट की थी। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मीर जुमला बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 14वां प्रश्न की मनी एक बैंक में 12,500 जमा करता है और यह साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 15,500 हो जाता है। तो ब्याज की दर यहाँ पर ज्ञात करना है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है। यहाँ पर मूलधन दिया गया है, फिर मिश्रधन दिया गया है, यहाँ पर टाइम 6 वर्ष दिया गया है, यहाँ पर दर ज्ञात करना है। जैसे ज्ञात कीजिए और बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ब्याज कितना होगा, ब्याज तो ब्याज यहाँ पर हो जाएगा, मूलधन कितना पर है तो 12,500 और मिश्रधन कितना है तो 15,500 है। तो यहाँ पर ब्याज कितना, जब मिश्रधन में से मूलधन ज्ञात घटाएंगे तो यहाँ पर ब्याज निकल के आएगा। ब्याज यहाँ पर 3,000 हो जाएगा, 3,000 ब्याज हो गया। उसके बाद से यहाँ पर मूलधन कितना हो गया, 12,500 हो गया और यहाँ पर वर्ष से 6 हो गया और हमको दर ज्ञात करना है। तो दर का यहाँ पर रेट हो गया और बाटा में यहाँ पर 100 हो गया। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो ख़त्म हो गया। फिर इसको 6 पचे कितना होता है, 6 पचे 30, 500 हो गया। और इसको जब हम कट करेंगे तो कितना बार में कट होगा, तो 4 बार में कट होगा। तो यहाँ पर रेट कितना हो जाएगा, तो 4% हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा, विलियम बेंटिंग के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, विलियम बेंटिंग बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 16वां प्रश्न की हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है। 600 चक्र प्रति मिनट, 1200 चक्र प्रति मिनट, 2400 चक्र प्रति मिनट और 3600 चक्र प्रति मिनट। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हार्ड डिस्क की स्पीड कितनी होती है, तो 3600 चक्र प्रति मिनट होती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो रॉलेट एक्ट आया था, अंग्रेजों के द्वारा पास किया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। इसका विरोध करने का मुख्य कारण क्या था। तो जो रॉलेट एक्ट कानून लाया गया था, ये व्यक्तिगत से जो स्वतंत्रता है उसको सीमित करना था। इसमें यानी बिना दलील, बिना अपील आप किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं, जिसके कारण से इसको विरोध किया गया था। यह व्यक्ति के जो स्वतंत्रता होता है उसको सीमित करना था, इसलिए इसको विरोध हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रश्न कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह भारत में आरंभ किया था। कहाँ से किया था, कब किया था, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नील खेती के विरुद्ध में जो तीनकठिया व्यवस्था था बिहार के चंपारण में, तो वहीं पर ये आंदोलन चलाया गया था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। यहाँ पर 3 कथन दिया गया। अंतरिम सरकार वास्तव में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, जिसका अध्यक्ष वायसराय था। दूसरा पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उपयुक्त कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष थे। और 3 और पॉइंट है कि उपयुक्त सरकार में रेलवे आसफ अली, रक्षा बलदेव सिंह, वित्त लियाकत अली खां और गृह विभाग सुझाव सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। बताइए इनमें से कौन कौन सा अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ था उसमें
उससे रिलेटेड इसमें कौन कौन से कथन सही है। 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट डी के साथ जा रहे हैं, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय संविधान का संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन थे। तो बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 21वां प्रश्न है कि 20,000 पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 रुपया है। तो यहाँ पर वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए 20,000 है जो कि मूलधन दिया गया है, और इस पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर जो दिया गया है वो 800 रुपये दिया गया है। तो यहाँ पर दर ज्ञात करना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। चलिए तो ट्रिक इसके लिए बताते हैं। इसके लिए होता है अंतर बराबर, यहाँ पर अंतर बराबर होता है मूलधन कितना है तो 20,000 है। उसके बाद से दर, हमको दर ज्ञात करना है। तो दर कितना हो जाएगा, मान लें आर है, दर बाटा में 100, फिर यहाँ पर दर और बाटा में 100, 2 बार यहाँ पर मल्टीप्लाई किए क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष का पूछा गया है। बस इसका सॉल्व करके आर का मान ज्ञात कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। देखिए 4 जीरो से यहाँ पर 4 जीरो ख़त्म हो गया, ये 2 से कट करेंगे तो 400 हो जाएगा, और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा यहाँ पर 20, यानी 20% इसका दर हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, मैडम भिकाजी कामा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 23वां प्रश्न है कि किसान क्रेडिट कार्ड किसे जारी किया जा सकता है। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए किसान क्रेडिट जो कार्ड है, सभी प्रकार के कृषकों, बड़े हो या लघु या सीमांत हो, उसको पशुपालन से जुड़े व्यक्तियों को और मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्तियों को, यानी उपयुक्त सभी को किसान क्रेडिट कार्ड है जो कि जारी किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 24वां प्रश्न है कि राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व होता है यह लोक कल्याणकारी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है, यानी राज्यपाल का जो वेतन दिया जाता है वह किस कोष से दिया जाता है। 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, राज्य के संचित निधि से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 संबंधित है। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, कुछ राज्यों को कृषि भूमि के सुधार से है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 27वां प्रश्न है कि निम्न में से किस तिथि को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। मतलब यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 23 अप्रैल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास से अधिक होता है। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बृहस्पति का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से अधिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 29वां प्रश्न है कि डेटम रेखा क्या है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई को मापा जाए उसको डेटम रेखा कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से यह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो धान की खेती के लिए
ज़रूरत रहता है, जलोढ़ मिट्टी तथा अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। धान जो आता है वो खरीफ फसल के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि पैराइट नामक खनिज विश्व के एकमात्र देश में पाया जाता है, वह देश निम्नलिखित में से कौन सा है? अमेरिका, चीन, जापान, भारत। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 32वां प्रश्न, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो लाल सागर भूमध्य सागर को जोड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? जो जिला, बनिहाल, बुर्जिल और बोलन दर्रा। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो जिला दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 34वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। दूसरा पॉइंट है कि कोचीन बंदरगाह एक समुद्र तल यानी लैगून के प्रवेश द्वार पर स्थित है। सी है चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। और डी है विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा स्थल रुद्ध बंदरगाह है। बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है? 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर चेन्नई एक प्राकृतिक बंदरगाह, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 35वां प्रश्न कि भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे अधिक पश्चिमोत्तर वाला राज्य, उसके बाद से पश्चिम और फिर दक्षिण भारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 36वां प्रश्न है कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो कुल्टी में किया गया था। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 37वां प्रश्न है कि रूस में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है? पूंजीवादी, साम्यवादी, मिश्रित और समाजवादी। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? रूस में कौन सा अर्थव्यवस्था प्रचलित है? तो साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 38वां प्रश्न है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या है? प्रिंटर, कीबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बीडीयू। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू है, जो कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 39वां प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न है कि पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो पानी से भरी हुई डांट लगी बोतल है, यानी मान लीजिए वो शीशा का बोतल है, वो जमने के बाद शीशा का बोतल क्यों टूट जाता है? इसका कारण क्या है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए जो पानी है जमने पर जल का आयतन है जो कि बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यही कारण है कि वह टूट जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जब यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाएगा तो जल का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है, घनत्व और आयतन में क्या डिफरेंस होता है? तो 0 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यानी हम 4 डिग्री सेल्सियस तक हम आगे बढ़ेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस तक ये घटेगा। फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब जैसे हम 10 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ेंगे तो बढ़ने लगेगा। यानी पहले आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा और फिर यहाँ से बढ़ना शुरू करता है, लेकिन इसके उल्टा होता है घनत्व के साथ। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक ये बढ़ेगा घनत्व, फिर 4 डिग्री से 10 डिग्री की ओर बढ़ेंगे तो ये घटने लगेगा।
यानी जल का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है और जल का जो आयतन होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 42वां प्रश्न है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 43वां प्रश्न है कि यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस होगा। बताइए 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अगर लेंस के द्वारा हम देखने पर अक्षर छोटा दिखाई देता है तो वह अवतल लेंस होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 44वां प्रश्न है कि एक लड़का झूले पर बैठकर झूल रहा है। यदि लड़का झूले पर खड़ा हो जाए तो प्रदोल आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी पहले जो झूला है, झूला पर वो बैठकर लड़का है जो कि झूल रहा है और वो खड़ा हो जाता है तो उस पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए आवर्तकाल पहले का अपेक्षा घट जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 45वां प्रश्न है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। मतलब यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उसको डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 46वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु का न्यूक्लियस बना होता है। किससे बना होता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सिर्फ एक न्यूट्रॉन से बना होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 47वां प्रश्न है कि मेदिनी अकेले पूरे दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इससे 3 गुना अधिक समय लगता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो वे कितने दिनों में आधी का दीवार पेंट कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए मेदिनी जो है, मेदिनी को हम एम से सूचित करते हैं। मेदिनी है जो कि एक दीवार को कितने 16 दिन में पेंट कर लेती है। फिर यहाँ पर जबकि यूकी जो है, यूकी को यू से सूचित करते हैं, यह 3 गुना समय लेता है, 3 गुना अधिक समय लेता है। यानी मेदिनी अगर 16 दिन में कंप्लीट करता है, यह 3 गुना अधिक समय लेता है। यानी कितना हो जाएगा, तो ये 48 दिन में कंप्लीट करेगा। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम यहाँ पर 48 हो जाएगा। यहाँ पर मेदिनी का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 1 दिन में 3 करेगा और यहाँ पर यूकी का कार्य क्षमता 1 दिन में 1 करेगा। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि वह कितने दिनों में आधी दीवार को पेंट करेंगे। यानी पूरा दीवार को पेंट करने में उसको 48 दिन लगता है, आधी दीवार को पेंट करने में उसको कितना समय लगेगा। तो आधी दीवार यानी 24 होगा और 24 यहाँ पर हो गया और 24 को काम करने के लिए दोनों को मिलकर करना है। तो यहाँ पर मेदिनी 3 को काम कर रहा है, यूकी 1 तो 2 1 कितना 3 और 1 कितना हो गया 4। तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 6, यानी 6 दिन का समय लगेगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 48वां प्रश्न का आंसर बता देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आसान है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस से हल होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि रेयॉन रासायनिक दृष्टि से क्या है। तो यह एक सेलुलोज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टा की जीभ बनाता है। जैसे बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं हापोफेरिक्स बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।